नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी महामारी के बीच दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगी पाबंदियों की, राहत पैकेज पर मोदी सरकार के मौन की। जानेंगे कि ममता ने बीजेपी पर क्या की भविष्यवाणी, राजस्थान कांग्रेस में कब होगी सुलह, और बुलेटिन के आखिर में बात प्रदूषण को लेकर बढ़ी मोदी सरकार की परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश को लेकर सीजेआई जस्टिस बोबडे का बड़ा बयान। कहा, अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए महिला सीजेआई। हमारी तरफ से नहीं किया जाता कोई भेदभाव। देश में फिर बढ़ी थोक महंगाई। बीते महीने मार्च में सालाना थोक महंगाई दर बढ़कर हुई 7.39%। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और धातुओं के दाम में फिर इजाफा होने से बढ़ी महंगाई। इससे पहले फरवरी में 4.17% थी थोक महंगाई दर। देश में महामारी संक्रमण से बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस। फ्रांस के विदेश मंत्री जोआइस ले ड्रियन और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से होने वाली मुलाकात को किया रद्द। महामारी के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई एक्सपर्ट पैनल के साथ कर रहे हैं चर्चा। बंगाल विधानसभा चुनाव पर महामारी का साया। चुनाव आयोग ने कहा, मतदान के चरणों में नहीं होगा कोई बदलाव। कई लोगों के लगातार सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद होने में रहा कामयाब। बैंकिंग मेटल शेयर में अच्छी खरीदारी से निफ्टी 76 अंक चढ़कर 14,581 पर हुआ बंद, तो सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 48,803 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में महामारी से हर कोई परेशान है। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महामारी की इस रफ्तार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे हर वीकेंड पर लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना होगा। तो क्या है नया नियम, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली को महामारी की इस लहर ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वहीं शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हालात ज्यादा खराब नहीं है। अस्पतालों में अभी भी 5,000 से ज्यादा बेड खाली हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस सब के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पाबंदियों का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो वीकेंड कर्फ्यू की मियाद को और बढ़ाया जा सकता है। कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी और निजी दफ्तरों के कर्मचारी घर में काम करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, इस दौरान जिम, होटल, स्पा, मॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। शादियों को छूट मिलेगी, लेकिन मेहमानों को पहले ई पास के लिए आवेदन करना पड़ेगा। मेडिकल स्टाफ को ई पास की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही यात्री आवागमन के लिए टिकट दिखा सकते हैं। एमसीडी के हर जोन में एक जोनल मार्केट खोलने का फैसला लिया गया है। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकते हैं। दरअसल ये फैसला तब हुआ जब दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालात ऐसे हैं कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टेस्ट कराने जा रहा है तो घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कई अस्पतालों में एक ही हॉल में सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय महामारी की स्थिति भयानक है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 17,282 नए मामले दिल्ली में सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 104 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में अब तक महामारी के कुल 7,67,438 मामले सामने आए। वहीं मौजूदा समय में 50,736 एक्टिव केस हैं, तो अब तक कुल 11,540 लोगों की जान गई। हालात तब हैं जब दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू जारी है, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर मामले अब भी कम नहीं हुए तो आने वाले समय में दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अब सीएम केजरीवाल ने तो दिल्ली को इस मुश्किल भरे दौर से निकालने के लिए सख्त फैसला ले लिया, लेकिन इस वक्त जनता को सख्ती के साथ साथ आर्थिक पैकेज की खास जरूरत है, जो मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन सवाल किया जा रहा है कि क्या सरकार पहले की तरह इस बार भी कोई राहत पैकेज का ऐलान करेगी या नहीं। इस सवाल पर सरकार मौन है। देश में जब पहली बार स्वास्थ्य मुसीबत दस्तक दी थी तो मोदी सरकार ने राहत के नाम पर भद्दा मजाक किया था। अपनी बातों में लोगों को इस कदर घुमाया था कि उन्हें समझ में नहीं आया कि पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ और किसे मदद मिली। इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से अब तक नहीं मिला है कि देश में एक बार फिर महामारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसे में सरकार की तरफ से अब तक कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसलिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख विभाग एक अन्य प्रोत्साहन के लिए जरूरत और समय के लिए हितधारकों के संपर्क में है। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रव्यापी सख्ती को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया है। सरकार उद्योगों को किसी भी आवश्यकता, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और MSME का जवाब देगी, ताकि आर्थिक गतिविधियों और आजीविका बाधित न हो। माना जा रहा है कि सरकार पिछले साल से ज्यादा पैसों का पैकेज दे सकती है। दरअसल सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन सह राहत पैकेज की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसे लेकर विपक्ष समेत आम जनता ने सवाल उठाए थे। लेकिन मोदी सरकार ने इस पैकेज को नहीं बढ़ाया। अब देखना होगा कि क्या सरकार फिर से लोगों के साथ राहत के नाम पर मजाक करती है या फिर वाकई मदद का हाथ बढ़ाती है। बढ़ती महामारी और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच देश की जनता लगातार मोदी सरकार से पैकेज की मांग कर रही है, ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। लेकिन सरकार ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। सरकार की इसी सुस्ती को लेकर अब विपक्षी दल उसे घेर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में दिन प्रतिदिन महामारी के कारण हाल बेहाल होता जा रहा है। हर जगह त्राहिमाम का शोर है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक या फिर कोई और राज्य, हर जगह से एक ही खबर आ रही है। अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज जान गंवा रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस सब के बीच विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि देश की जनता महामारी से त्राहिमाम कर रही, लेकिन सरकार बंगाल चुनाव में मस्त है, जनता की ओर कोई ध्यान नहीं। जबकि बंगाल में संक्रमण से हालात गंभीर होते जा रहे। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, न टेस्ट है, न अस्पताल में बेड, न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है, PM केयर्स। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से PM केयर्स पर सवाल उठाए। राहुल इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रहे हैं। हाल ही में जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, तब राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देनी चाहिए। इसके बाद आनन फानन में सरकार ने रूस की स्पुतनिक V को मंजूरी दी। देश में जहां महामारी को लेकर सियासत गरमा रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर पारा हाई है। सूबे में 5वें दौर में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नेता जमकर हुंकार भर रहे हैं। यहां तक कि सीएम ममता बनर्जी ने तो बीजेपी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर डाली, जिससे बीजेपी बौखला उठी है। बंगाल चुनाव में TMC से लेकर बीजेपी के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जहां TMC दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी भी ममता को सूबे से निकालने की हुंकार भर रही है। लेकिन बीजेपी की इस ललकार पर सीएम ममता ने भी पलटवार करते हुए ऐसी भविष्यवाणी कर डाली, जिससे बीजेपी बेचैन हो उठी है। दरअसल एक रैली में संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। सीएम ममता ने मोदी के हालिया दावे पर तंज कसा कि बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव के पहले 4 चरण में ही 100 सीटें जीत ली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन 135 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से 100 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। मैं कह सकती हूँ कि चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी को कुल 294 सीटों में से 70 भी नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आई है, जिससे मामले बढ़े हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार तो राज्य के बहुसंख्यक जनता को टीका लगाने की राज्य सरकार की अपील का जवाब भी नहीं दे रही है, जिससे प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। अब ममता बनर्जी तो बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ उनकी हार की भविष्यवाणी कर रही हैं। लेकिन ये तो 2 मई को घोषित होने वाले नतीजे ही बताएंगे कि किस पार्टी को जीत मिलती है और किसे हार। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की भविष्यवाणी किस हद तक सही साबित होगी, ये तो 2 मई के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी और TMC के बीच ये तकरार यूं ही चलती रहेगी। वैसे तकरार तो इन दिनों राजस्थान कांग्रेस पे भी चल रही है। सचिन पायलट ने ऐसी बात बोल दी है, जिससे कांग्रेस में कलह के संकेत मिलने लगे। राजस्थान में पिछले साल कांग्रेस पे सीएम अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच सियासी तनातनी देखने को मिली थी। कांग्रेस हाईकमान के बीच बचाव के बाद सचिन पायलट की फिर सुलह भी हो गई, लेकिन पार्टी ने राज्य में कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल बनाने के लिए सुलह कमेटी बनाई थी। लेकिन वो कमेटी अब तक पूरी तरह से विवाद को खत्म नहीं कर पाई। इसलिए अब एक बार फिर सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर फौरन कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सचिन पायलट ने कहा, पिछले साल अगस्त में कांग्रेस के जरिए एक सुलह कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक उनके बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। अब इस पे क्यों देरी की जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव भी आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म होने वाले हैं। चुनावी घोषणा पत्र के कुछ वादे तो पूरे किए गए, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं जिन्हें पूरा किए जाने की जरूरत है। हालांकि सवाल उठाने के साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब सुलह कमेटी पर एक्शन लेने की
कोई देरी होने की वजह नहीं है। सचिन पायलट के बयान से साफ है कि वो जल्द से जल्द सुलह चाहते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये कलह कब तक सुलह में बदलती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस में लंबे वक्त से कलह चलती आ रही है, जो पार्टी की परेशानी को बढ़ा रही है। वैसे परेशानी तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार की भी बढ़ रही है, क्योंकि विपक्षी दल आरजेडी ने उसे घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश सरकार पर हजारों करोड़ के घोटाले की बात उठाई है। पूरे देश के साथ बिहार में भी महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन की भारी कमी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल महामारी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही है। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निकम्मा बताते हुए कहा कि पहले ही हमने कहा था कि महामारी के लिए पुख्ता तैयारी करनी होगी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार तो सत्ता के नशे में चूर है। राज्य में महामारी के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही है। सीएम साहब आंखें मूंदे बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार से अभिशापित है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का बोध भी नहीं है। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही मैंने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, सुविधाओं को सुदृढ़ करने, नए अस्पताल बनाने का सुझाव दिया। कोरोना की लड़ाई मैराथन है, पुख्ता तैयारी करनी होगी, लेकिन चोर दरवाजे से मनोनीत होने वाली सरकार कहाँ जनहित में सकारात्मक सुझाव मानेगी। नीतीश येन कैन प्रकारेण सत्ता में काबिज हो कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं, जो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। तेजस्वी ने बयान जारी करके कहा कि जनता भगवान भरोसे जीवन मरण से संघर्षरत है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे महामारी के नाम पर बिहार में हजारों करोड़ की लूट हो रही है। बिहार में एक साल पहले भी मरीज अस्पताल में दवा, बेड, ऑक्सीजन, टेस्ट और इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात प्रदूषण को लेकर बढ़ी मोदी सरकार की परेशानी की। भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में गिना जा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए सस्ती ऊर्जा की जरूरत है, जो कोयले से मिल जाती है, लेकिन इसके कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। अमेरिका, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने अपील की है कि भारत कोयले से बिजली बनाना बंद करे। आपने सुना होगा कि दिल्ली में आजकल ऑक्सीजन बार खुल गए हैं, जहां आप पैसा देकर शुद्ध वायु का सेवन कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वायु प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा आधारित खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर लोगों की जिंदगी पर बहुत गंभीर प्रभाव हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच के अन्याय के रूप में देखा जाता है। भारत में सालाना 16 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन सब के बीच 15 अप्रैल को दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रांस के विदेश मंत्री जान-इव लू द्रियान ने भारत पर दबाव बनाने के लिए बिना भारत के नाम लिए ही कहा कि दुनिया को कोयले से बिजली बनाना बंद करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिस पर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अमेरिका, चीन और यूरोप ने पिछली शताब्दी में जो भीषण प्रदूषण फैलाया है, उसकी कीमत भारत नहीं चुकाएगा। दूसरे देशों के दबाव में आकर भारत कोई कदम नहीं उठाएगा। भारत पहले भी शिकायत कर चुका है कि पर्यावरण पर आयोजित किए गए पिछले शिखर सम्मेलनों में जिस आर्थिक मदद का वादा भारत से किया गया था, वो अभी तक नहीं दी गई है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष राजदूत जॉन कैरी भारत आए थे। भारत दौरे के दौरान जॉन कैरी ने भी जलवायु परिवर्तन पर इशारों में भारत को और मेहनत करने को कहा था। दरअसल कोयला बेहद उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ये वो ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल की गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, और यही हालात हमें जलवायु परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में से एक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन के उत्पादकों के रूप में जाना जाता है, और भौगोलिक दृष्टि से भी भारत धरती के उस हिस्से में स्थित है जो जोखिम वाले जलवायु क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो फिलहाल दिन भर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।